हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। चैप्टर 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। पिछले वीडियोस में सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। एनसीईआरटी बुक के क्वालिटेटिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करूँगी और सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बाद में करवाऊंगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख रखी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर होती है जिसमें कि हर अगला टर्म जो है पिछले टर्म से एक फिक्स नंबर अगर जोड़ दिया जाए उसमें, तो अगला टर्म आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसके हर टर्म के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है। जैसे हमारे देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में फिर 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में फिर 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो कोई भी फिक्स्ड नंबर को जोड़ने से या घटाने से अगले टर्म्स आ जाते हैं। तो इस तरह की लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सेकंड है, यहाँ 50 40 30 20, हम क्या देख रहे हैं? सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, 50 माइनस 10 तो 40, 40 माइनस 10 30। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है, जिनके बीच की फिक्स्ड नंबर है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो ये नंबर्स हैं इनको टर्म्स बोलते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है या फोर्थ टर्म है। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमेशा प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने से या घटाने से नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये -5 -4 -3 -2, इसमें भी हम +1 कर देते हैं हर टर्म में, तो हमारे सारे टर्म्स मिलते चले जाते हैं। तो ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये फिक्स्ड नंबर सब में सेम ना हो तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें सारे नंबर 4 4 4 है। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। मतलब हम 4 में 0 जोड़े या 0 घटाए तो 4 आएगा। 0 को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब अगर सारी नंबर सेम है तो उसको भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोल सकते हैं। शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो बस आपको यही समझना है एपी है क्या चीज। तो एपी ऐसे नंबर्स की लिस्ट है जिसमें कि नेक्स्ट टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म में से कुछ फिक्स्ड नंबर जोड़ने से या घटाने से आ जाता है। इसी तरह से पूरी ये सीरीज चलती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि एपी क्या है, किसे कहते हैं। तो फिक्स्ड नंबर जो है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है उसको ए बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी एपी अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से जाएगी। पहला टर्म तो ए है, फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो आ जाएगा सेकंड टर्म, आएगा ना सेकंड टर्म। उसी तरह से थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? अब ये सेकंड टर्म में से डी जोड़ देंगे तो मतलब ए प्लस डी हमारा सेकंड टर्म है, इसमें एक डी और जोड़ दें तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म। इसी तरह से अगला टर्म क्या बनेगा? इसमें से फिर डी जोड़ दें, मतलब ऐसा हो जाएगा ए प्लस डी हमारा सेकंड टर्म है, एक डी हमने और जोड़ दिया तो ये अगला टर्म आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ये सीरीज एक फार्मूला टाइप का भी बन गया। ए सेकेंड टर्म हमारा होता है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी कितने बार है? 2 बार है, 2d, और फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ये भी आपका आगे काम आएगा। एक ये फार्मूला टाइप का बन गया। इससे पहला टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। मतलब इसे थर्ड टर्म है। कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। तो इसमें डी एक कम आएगा। तीसरा टर्म है तो डी 2 ही बार आएगा, चौथा टर्म है तो डी 3 बार आएगा। ये एक हमारा फार्मूला बनेगा जो आगे हमें काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोगों ने सीख लिया। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने एक ही पार्ट लिखा हुआ है, एक एक करके मैं समझाऊंगी, फिर ये करने के बाद दूसरा करूंगी। तो इसमें क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो ये जो है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या है? टैक्सी का किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? ₹15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर आगे जाएंगे तो हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 और लगेंगे। तो हमारी ये एपी बन रही है नहीं बन रही है, हमें देखना है। तो देखो इसका क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, फिर अगला सेकेंड किलोमीटर जो होगा वो 15 + 8 हो जाएगा ना। अच्छा, फिर आगे थर्ड किलोमीटर फिर ₹8 और जुड़ेंगे। कहने का मतलब हमारा ऐसा बन रहा है, 15 + 8 कितना हुआ? 23। अब 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। फिर 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39। इस तरह की हमारी ये एपी बन रही है।
ठीक है, 15, 23, 31, 39। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर बार 8 ही तो जुड़ा है, एक फिक्स नंबर जुड़ी है, दैट मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस 8 है, तो ये हमारा AP है। तो यस, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज एन AP। ये AP है ना, ये क्यों AP है पूछा, वाई, क्यों AP है, एज ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 8 इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, यस इट इज एन AP एज each succeeding term is obtained by adding, क्या हम ऐड कर रहे हैं इसमें, 8 in its preceding term, जो इसके पहले वाला टर्म है, ठीक है, इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो इसलिए ये हमारा AP है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, कि हर सक्सीडिंग टर्म जो है 8 जोड़ने पर ही तो बन रहा है, तो इसलिए ये AP है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो इसका सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो एक वैक्यूम पंप उससे 1/4 पार्ट ऑफ द एयर निकाल लेता है। जैसे जितना भी है उसका 1/4 पार्ट निकाल लिया, फिर अब जो बचा फिर उसका 1/4 पार्ट निकाल लिया। तो बताओ ये AP है कि नहीं? तो देखने से ही पता चल रहा है AP नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर बार 1/4 पार्ट जो है सेम नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड नहीं होगा, वो कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर V है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर इक्वल टू है V। ठीक है, तो अब इसमें V का 1/4 पार्ट निकाल लिया इन्होंने। तो देखो पहला हमारा फर्स्ट टर्म तो V हुआ, लेकिन सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, V में देखो इसको रफ में करके दिखाती हूँ और फिर टर्म लिख देते हैं। अभी तो V है, अब इसका 1/4 पार्ट निकाल लिया, मतलब V इंटू 1/4 जितना 1/4 इतना निकल गया है। V/4 पार्ट जो है निकल चुका है, V/4 पार्ट निकल चुका है। तो अब बच कितना रहा है, V में से हम V/4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 4V माइनस V/4, मतलब कितना हो गया 3V/4, ये 3/4V ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या आ गया 3/4V। अब थर्ड टर्म क्या आएगा, अब इस 3/4V का 1/4 पार्ट निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एयर रिमेनिंग है जो बच रही है उसका 1/4 पार्ट निकालेंगे। अब इस 3/4V का 1/4 पार्ट निकालेंगे, मतलब अब इतना बचेगा 3/4V तो अभी है, और माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे 3/4V का 1/4 पार्ट। ये बात समझ में आ रही है ना, कि इसी का इतना पार्ट निकाल लेंगे तो बचेगी कितनी एयर, हमारी एयर बचेगी 3/4V माइनस ये हो जाएगा 3/16V, 3/16V। ठीक है, अब अगर इसको हम 3/4V में 3/16V घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 12, 12 माइनस 3V, मतलब 9/16V, 9/16V इतना बच रहा है। 9/16 को हम 3/4 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब नेक्स्ट हमारा ऐसा आ जाएगा 3/4 की पावर 2V। इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके जो टर्म्स हैं कोई एक फिक्स नंबर जोड़ने से नहीं आ रहा है, ये बात पता चल रही है ना। इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, और वाई जो पूछा है तो चाहे आती है इट इज नॉट एन AP ये है, और इसका रीजन क्यों नहीं है AP, क्योंकि इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ईच सक्सीडिंग टर्म इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म। ठीक है, हर सक्सीडिंग टर्म एक फिक्स टर्म को ऐड करने से नहीं मिल रहा है। या सीधे डायरेक्ट सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म इज नॉट सेम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस between the two terms, between the two successive terms, सिर्फ टू टर्म्स ही लिख दो जो भी है, जैसे आपको लिखने आ रहा है, टू टर्म्स इज नॉट सेम। तो ये इसका हो गया रीजन। वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं, ये समझाने के लिए कि AP क्या है, AP किसको AP बोलते हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, उसी तरह ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं 4 पार्ट्स के हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स,
इसमें भी हमें समझना है कि एपी है क्या चीज, इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। द थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब ये कुआं खोदने के लिए पहले मीटर के लिए ₹150 है एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर उसके आगे जितने भी मीटर खुदाई करेंगे तो ₹50 और पड़ेगा। तो देखने से ही पता चल रहा है ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसका हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 150 फर्स्ट मीटर के लिए। फिर सेकंड टर्म क्या होगा, ₹50 उसमें अगर अगला मीटर और खोदेंगे तो 150 में से 50 और ऐड होकर के 200 हो जाएगा। फिर अगले मीटर के लिए 250 हो जाएगा, फिर उसके अगले मीटर के लिए 300 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एपी बना रहा है, क्योंकि बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। तो इसका रीजन आप कोई भी लैंग्वेज करके कैसे भी लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं एज ईच सक्सीडिंग टर्म is obtained by adding 50। देखो 50 ही तो ऐड हो रहा है ना in its preceding term। इस तरह से लिख दो, या सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज 50, देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं लास्ट। अब जो फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अब इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम के हिसाब से, तो ये एपी नहीं होगा। एपी क्यों नहीं होगा इसका देखो रीजन क्या। पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लासेस में सीखा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट क्या आता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पी और इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अपॉन 100 और पावर में एन। ये एन क्या है, ईयर, कितने ईयर से, 1 साल है तो पावर 1 लगेगा, 2 ईयर है तो 2 लगेगा, 3 ईयर है तो 3 लगेगा, इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो अगर हम इसकी एपी बनाते हैं तो ये एपी कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। इसका हमारा अमाउंट क्या आएगा, पहले साल का अमाउंट आ जाएगा, तो ये कितना है 10,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 और 1 पहले साल का तो 1 पावर 1 लिखो या ना लिखो। सेकेंड ईयर में हो जाएगा ये हमारा 10,000 1 प्लस 8/100 और पावर 2। इसी तरह से थर्ड ईयर में ऐसा बनेगा 10,000 और 1 प्लस 8/100 और पावर 3। तो हम क्या देख रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है फिक्स्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे पहले 10,000 जमा किया तो 8% पर एनम के हिसाब से पहले साल लगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो जो 8% इंटरेस्ट आया वो भी इसके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। अब प्रिंसिपल में ये भी जुड़ जाएगा तो फिर और ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब उसका अमाउंट और ज्यादा हो जाएगा। बीच में सेम अमाउंट रह ही नहीं सकता है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस नहीं रह सकता। हम इसके लिए लिखेंगे नो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। बस रीजन वही लिख दो, जो भी लिख दो, सिंस डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज नॉट इक्वल, बस इतना ही लिख दो। तो लैंग्वेज आप कैसे भी लिखो चलेगा, बस ये आपको समझना है एपी है या नहीं है। ये एपी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पावर होने, जैसे पावर 1 है 2 है 3 है, तो इनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो ही नहीं सकता कि जितना यहाँ हो उतना ही यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये एपी नहीं है। तो हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें तो सिर्फ समझना था सिर्फ कि एपी क्या है। आई होप आप लोगों ने एपी के बारे में समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, कोई भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।